हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर है 8 रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो हम पहले इसका इंट्रो देखते हैं। तो लास्ट चैप्टर है, तो इसमें हम एक समरी के रूप में जो है कई सारी चीजें जानेंगे जो पॉलिटिक्स रही इंडिया में लास्ट 2 डिकेड्स में। डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी थे और ऐसे आउटकम्स निकले, ऐसा रिजल्ट निकला उसका कि जो है लोग ना गैस भी नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो जो नया एरा था पॉलिटिक्स में, ओके, तो उसको ना जो उसमें कई सारे चेंजेस रहे, कई सारी डिफिकल्टी भी रही, तो डेवलपमेंट्स भी कंट्रोवर्शियल थे। ओके, जैसे कि अभी हम रिजर्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना, राम जन्मभूमि मूवमेंट भी पढ़ेंगे, कई सारी चीजें रही पॉलिटिक्स में। तो ना कई सारे इवेंट्स हुए थे। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसका जो है इम्पैक्ट क्या होता है, जो कोएलिशन पॉलिटिक्स रही ना हमारी डेमोक्रेसी में, उसका मंडलाइजेशन क्या है। ओके, जो रिजर्वेशन दिया गया था 27% ओबीसीज को। ओके, तो इसके बारे में हम देखेंगे, है ना। और फिर उसके बाद में लेगेसी क्या रही, राम जन्म मूवी भूमि जो मूवमेंट है। ओके, तो इसमें अभी जो राम जी का टेम्पल बनाया गया अयोध्या में, है ना, तो इसका जो बैकग्राउंड हम समझ पाएंगे। जो नई पॉलिसी निकल के आई, जो कंसेंसस था, तो इसके बारे में भी जानेंगे। ये चैप्टर जो है आपको, इसमें आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे, हाँ, पर आप समझ पाओगे, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आप क्वेश्चन आंसर अपने आप से पूछ सकते हो। और जो आप पूरी बुक जो आपने पढ़ी है, डिफरेंट चैप्टर्स पढ़े हैं, तो उसके थ्रू भी आप समझ सकते हो, है ना। तो हम अवॉइड नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये वो जो है, हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि जस्ट ये पॉलिटिकली सेंसिटिव है, तो इनके बारे में बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो ये पॉलिटिक्स का भी पार्ट रहे, तो इन चीजों के बारे में जानेंगे। अप्स एंड डाउन्स आए पॉलिटिकल पार्टीज में 1990s में, है ना। तो ये कार्टून दिखाया है, रोलर कोस्टर राइड चल रही है। ओके, तो यहाँ पर अभी देखते हैं रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो 1990 से हम जानेंगे। तो हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर में, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद में। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, है ना, अमृतसर टेम्पल में। उसके बाद में जो है इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, है ना। तो कांग्रेस में ना मैसिव विक्ट्री देखने को मिली लोकसभा इलेक्शन में, जब 1984 में ही इलेक्शन कंडक्ट करवाई गई थी। ओके, तो 1980s, तो उसके बाद से ना 5 डेवलपमेंट देखने को मिले, जो कि लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ही लंबे तरीके से जिसका इम्पैक्ट रहा पॉलिटिक्स में। फर्स्ट जो क्रूशियल डेवलपमेंट देखने को मिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शन, जो कि 1989 का इलेक्शन हुआ था। तो 1989 के इलेक्शन में पार्टी हार गई, जो कांग्रेस थी। पार्टी जो है, उनको जो है 415 सीट मिली थी लोकसभा में 1984 में, इतनी सारी सीट्स मिली थी। और जो नेक्स्ट 5 साल बाद जो इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया, उसमें सिर्फ 197 सीट्स मिली। कांग्रेस जो है, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई थी और फिर वो फिर से पावर में आए थे मिड टर्म इलेक्शन में 1991 में। ठीक है, तो पहले ये जो है कांग्रेस का राइज हुआ, फिर डिक्लाइन हो गया, फिर दोबारा से जो है ये उठ के आए और फिर जीते 1991 के इलेक्शन। बट इलेक्शन जो 1989 का था, तो इसको ना पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं, कांग्रेस सिस्टम का जो है उसका एंड हो गया है। ठीक है, तो कांग्रेस सिस्टम का एंड भी कहते हैं, क्योंकि 1989 में जो है 197 सीट्स बस रही है ना, बहुत ही कम हो गई थी इनकी। तो कांग्रेस जो है फिर भी एक इम्पोर्टेंट पार्टी रही, क्योंकि सब लोग इसके बारे में जानते भी थे और कंट्री में इतने सालों तक रूल भी किया था ना। तो बट जो है इनकी जो एक सेंट्रलिटी थी ना, जो ये लोग इंजॉय करते थे, वो कम हो गई थी, है ना। अब लोग भी एक ही पार्टी को थोड़ी ना हमेशा जो वोट देते रहेंगे। ओके, तो ये देखो, अमूल जो है हमेशा जो कार्टून रिलीज करते हैं अपने, तो कांग्रेस लेस गवर्नमेंट हो गई थी। सेकंड डेवलपमेंट देखने को मिला कि राइज ऑफ मंडल इशू, एक और पॉलिटिक्स में नया डेवलपमेंट निकल के आया। अब आई रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दी थी जो हमारे पॉलिटिशियंस थे उन्होंने। तो जो है इलेक्शन जो हुआ, न्यू फ्रंट जो गवर्नमेंट आई 1919 में, तो इन ये ना इलेक्शन की जो इन्होंने मतलब कि इम्प्लीमेंट की थी रिकमेंडेशन मंडल कमीशन की, जॉब्स में जो है रिजर्वेशन देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को। तो इसकी वजह से इनकी गवर्नमेंट टिक गई थी, है ना, क्योंकि इन्होंने रिजर्वेशन का जो मुद्दा बना लिया था। इसकी वजह से जो है वॉयलेंट एंटी मंडल प्रोटेस्ट भी हुआ था, कई सारे जो हमारे देश की अलग-अलग जगह पर एंटी मंडल प्रोटेस्ट हुआ था। ओके, तो ये मंडल इश्यू क्या है? डिस्प्यूट निकल के आया था, सपोर्टर्स जो है और अपोनेंट है ओबीसी रिजर्वेशन
रिजर्वेशन। कई लोग जो है रिजर्वेशन को एकदम अपोज करते हैं और कई लोग जो है सपोर्ट करते हैं। ओके, तो इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए तो बहुत अच्छा है, वरना तो पॉलिटिक्स के लिए खेला ही जाता है रिजर्वेशन, है ना? जो कि आजकल देखिए तो वोट्स के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट फिर बाद में आते हैं और फिर बोलते हैं ये इनको ऐसा नहीं दे सकते आप रिजर्वेशन, है ना? तो मंडल इशू जो है निकल के आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निकल के आया है इसका 1989 में। और जो है मंडल कमीशन सेटअप किया गया था। तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निकल के आया है ना, जो कि हिस्ट्री शेप कर दी फिर इन्होंने। ओके, थर्ड जो चीज़ हमको, पहला तो हमने देखा कांग्रेस जो है हार गई, ठीक है? डिफीट हो गया उनका। और फिर उसके बाद में सेकंड देखा हमने मंडल इश्यू। थर्ड जो है इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए थे कंट्री में, ठीक है? तो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वेरियस गवर्नमेंट्स की टुक रेडिकली डिफरेंट टर्न, एकदम अलग ही टर्न हो गया। पहले ना हमारे देश में जो है एकदम गवर्नमेंट के कंट्रोल में सब कुछ होता था। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म किए गए थे, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। प्राइवेटाइज़ेशन इंक्रीज़ हो गया था हमारे देश में और बाहर की कंपनीज़ आने लगी थी। ओके, तो इनिशियल जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम लेकर के आया गया, जिसको न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कह सकते हो आप, जो कि राजीव गांधी ने स्टार्ट किया था। और चेंजेस जो फर्स्ट हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिले 1991 में। ओके, तो इससे पूरा चेंज हो गया इंडियन इकोनॉमी का, जो पहले एकदम स्टेट सेंट्रिक थी, गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ करता था। अब गवर्नमेंट का बहुत कम रोल हो गया था, मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई। मतलब प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गया था। इन पॉलिसीज जो है क्रिटिसाइज भी किया गया, कई सारे मूवमेंट्स भी और ऑर्गेनाइजेशन भी की गई थी। ओके, तो बट वेरियस गवर्नमेंट जब पावर में आई तो इन्होंने इन पॉलिसीज को कंटिन्यू भी रखा। ओके, तो ये इशू निकल के आया था। फोर्थ इशू था राम जन्मभूमि का, ठीक है? तो कई लोग क्लेम करते थे कि ये जो है मस्जिद जो है वहां पर बननी चाहिए, कुछ लोग कहते थे कि राम जी का टेम्पल बनना चाहिए, है ना? तो सेंचुरीज ओल्ड बहुत ही पुराना ये इशू निकल के आया था। पॉलिटिकल डिस्प्यूट था राम जन्मभूमि टेम्पल का अयोध्या में। ओके, तो इसकी वजह से पॉलिटिक्स बहुत इन्फ्लुएंस हुई थी और कई सारे पॉलिटिकल चेंजेस भी देखने को मिले थे। राम जन्मभूमि टेम्पल मूवमेंट जो चला था, सेंट्रल इश्यू था जिसने ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया था, जो डायरेक्शन था ना सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, तो जो हम उसका डायरेक्शन था ना उसको भी बदल दिया था। चेंजेस जो है इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन हुआ बाद में टेम्पल जो अयोध्या में, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सेटअप की गई थी 90 नवंबर 9 में। ओके, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी लेकर के आए थे 1991 में, ताकि ऐसा कोई मुद्दा दोबारा से ना बने, क्योंकि ना पहले के जो रूलर्स हुआ करते थे, तो मुगल में भी एक्सट्रीम रूलर्स थे, तो उन्होंने मंदिर को तोड़ करके टेम्पल्स को तोड़ करके मस्जिद बनाई थी। तो अब हमारा देश आज़ाद हो चुका है, तो कई सारे ऐसे इश्यूज़ निकल के आए कि पहले यहाँ पर टेम्पल था, तो यहाँ पर दोबारा से मंदिर बनाया जाए, है ना? मस्जिद को हटा करके, पर ऐसा नहीं कर सकते ना, तो इसलिए ये एक्ट लेकर के आए, ताकि जैसी जो चीज़ें हैं वैसी ही रहे देश में, वरना जो है हमारे देश की शांति भी अफ़ेक्ट होगी और कुछ भी ढंग से नहीं होगा, है ना? रिलीजन में ही लोग अटके रह जाएँगे, है ना? तो सेक्युलरिज़्म को भी लेकर के चले और ये एक्ट लेकर के आए। पर राम जन्मभूमि केस इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्शन रखा और इसका बाद में डिसीजन सुनाया गया 9 नवंबर को 2019। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट निकल के आया, है ना? अमूल का देखो, ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये इनका जो ये मैसेज दिया इन्होंने हार्मनी का। फाइनली असैसिनेशन हो गया, राजीव गांधी की भी डेथ हो गई, उनको भी किसी ने मार दिया था 1991 में। तो लीडरशिप चेंज हो गई कांग्रेस पार्टी की। असैसिनेशन किसने किया था? श्रीलंकन तमिल जो है एलटीटी से लिंक था, उसने ये किया था, ठीक है? इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे जब ये तमिलनाडु में। अब श्रीलंका का भी इश्यू निकल के आया, श्रीलंका में बहुत सारे तमिलियंस को ले जाया गया था। जब ब्रिटिशर्स थे ना, वो बहुत सारे तमिल पीपल को लेकर के गए थे, प्लांटेशन वर्क चलता था श्रीलंका में। तब उनके पूर्वज वहीं बसे थे, अब उनकी जो है सब लोग वहीं पर बस गए थे। तो जहाँ पर तमिल वहाँ पर माइनॉरिटी में है और सिन्हालास मेजॉरिटी में है। तो सिन्हालास वालों ने सिन्हालीज़ लैंग्वेज इम्पोज़ की, इनके ऊपर जो है अत्याचार करने लगे थे। तो फिर है एलटीटी ग्रुप राइज़ हुआ, ठीक है? तो इन्होंने फिर सिन्हालास के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, ओके। पर जो है फिर हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ने जो है एलटीटी ग्रुप को कंटेन करने के लिए, ताकि श्रीलंका की मदद करने के लिए जो सपोर्ट किया था, इसलिए फिर जो है गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी जो असैसिनेशन कर दिया गया।
है ना? क्योंकि ये टेररिज़्म थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था ये ग्रुप, ओके? तो इलेक्शन हुआ 1991 में, कांग्रेस जो है एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी निकल के आई, राजीव गांधी की डेथ हो गई थी, पार्टी ने नरसिम्हा राव को चूज़ किया प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। तो ये 5 डेवलपमेंट हुए जो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर के आए। पहला हमने देखा कांग्रेस का डिफीट हो गया, है ना? कांग्रेस हार गई थी। फिर हमने देखा मंडल इश्यू, है ना? फिर हमने देखा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो लाई गई हमारे देश में, अयोध्या का इश्यू देखा, है ना? और फिर 5th जो रहा, जो प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हो गया श्रीलंका के एलटीटी ग्रुप ने किया, है ना? और फिर से जो है इलेक्शन हुआ, फिर कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी निकल के आई। ओके, तो एरा ऑफ कोalition इलेक्शन हुए 1989 में, जिसकी वजह से डिफीट हुआ कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी हार गई थी 1989 में, और जो है इसकी वजह से मेजॉरिटी नहीं आई थी किसी भी पार्टी की। मतलब जो है किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी वोट नहीं मिले थे, थोड़े-थोड़े वोट सारी पार्टीज़ को मिल गए थे। कांग्रेस जो थी लार्जेस्ट पार्टी थी लोकसभा में, बट इनके पास में कोई मेजॉरिटी नहीं थी। ओके, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो है अपोज़िशन में रहेंगे। क्या होता है ना कि हमारे लोकसभा में 543 सीट्स हैं। अब जिसको भी जो मेजॉरिटी में होता है ना, मतलब जिस पार्टी के भी सबसे ज़्यादा एमपीज़ होंगे, ओके, हर एमपी तो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलॉन्ग करता है, कुछ जो होते हैं इंडिपेंडेंट भी होते हैं, है ना? तो जो इसमें 272 जो प्लस सीट्स चाहिए ताकि आपकी गवर्नमेंट बन सके, है ना? तो कांग्रेस पार्टी को बहुत कम सीट्स मिली थी। ओके, तो इनकी जो है ये अपोज़िशन में बैठ गए थे। नेशनल फ्रंट जो थी, इन्होंने अलायंस बनाई, जो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ में जो है गठबंधन किया और फिर जो है इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, ओके। तो बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट जो है इनका सपोर्ट रहा, ठीक है, नेशनल फ्रंट का, बीजेपी का, लेफ्ट फ्रंट का। तो नेशनल फ्रंट ने फॉर्म की कोalition गवर्नमेंट, बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट ने उनको ज्वाइन नहीं किया था, ओके, पर जो है इनकी कोalition गवर्नमेंट बन गई। ओके, तो डिक्लाइन हुआ, कांग्रेस का डिफीट हो गई थी कांग्रेस जो है, तो इसमें समझ में आया कि एंड हो गया, अब जो कांग्रेस का डोमिनेंस चला आ रहा था इंडियन पार्टी सिस्टम में। तो क्या आपको याद है जो हमने डिस्कशन किया था रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम जो चैप्टर था उसमें? तो उसमें ना लास्ट 60s में देखें तो डोमिनेंस जो था कांग्रेस पार्टी का चैलेंज हुआ था, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिले थे। कांग्रेस जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी जो है उन्होंने मैनेज किया था, री-एस्टैब्लिश किया था, अपनी पोजीशन फिर से इंक्रीज़ की थी, है ना? तो पहले पीक पे था, फिर डिक्लाइन हुआ, ऐसे चलता गया उनका, है ना? तो 90s में हमने देखने को मिला दोबारा से चैलेंज, फिर से कांग्रेस की पोजीशन जो है डिक्लाइन हो गई थी। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक सिंगल पार्टी, बहुत टाइम लगा था एक सिंगल पार्टी, बीजेपी जो है 2014 के बाद से अगर देखें तो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी निकल के आई जो चैलेंज की कांग्रेस को, है ना? तो एक सिंगल पार्टी का इमरजेंस भी बहुत टाइम लेता है। तो अलग-अलग छोटी-छोटी पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो गठबंधन करके सरकार चला रही थी। तो बिगन हुआ मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिला एरा हमारे देश में। तो लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने इलेक्शन में पार्ट लिया। उनके एमपी जो उनके कैंडिडेट्स खड़े हुए थे इलेक्शन में। हमारी पार्लियामेंट पार्लियामेंट जो है हमेशा रिप्रेजेंटेटिव रही है। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उसमें उसके जो एमपीज एमएलए होते हैं, है ना? एमएलए मतलब कि स्टेट में, और एमपी जो कि पार्लियामेंट में, है ना? तो 1989 के बाद से जो है इमर्जेंस देखने को मिला, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई, 1 और 2 पार्टीज जो हैं, तो मतलब कि थोड़े-थोड़े हर पॉलिटिकल पार्टी को थोड़े-थोड़े वोट्स मिल रहे थे। तो एक पॉलिटिकल पार्टी को सारे वोट्स नहीं मिले थे। इसका मतलब ये था कि कोई भी सिंगल पार्टी जो है उनके पास में मेजॉरिटी सीट्स नहीं थी लोकसभा के इलेक्शन में सिंस 1989 से, है ना? टिल मतलब 1989 से लेकर के 2014 तक जो है कोई भी ऐसी सिंगल पार्टी नहीं थी जिसको मेजॉरिटी मिली हो पूरी तरीके से। तो इसकी वजह से एरा ऑफ कोalition निकल के आया है ना, कोalition का टाइम पीरियड चला, यहाँ पर गठबंधन वाली सरकार चल रही थी। तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, पर्टिकुलर रीजन की पॉलिटिकल पार्टी जो थी, तो उन्होंने रूलिंग अलायंस बनाई। 2014 से 2019 के इलेक्शन लोकसभा के रहे, तो यहाँ पर बीजेपी को जो है क्लियर मेजॉरिटी लेकर के आई है। ठीक है, दूसरा टर्म भी इनका सही रहा, पर तीसरे टर्म में जो है इनकी जो है सीट्स कम हो गई। तो अभी भी कोalition की सरकार चल रही है। तो अलायंस पॉलिटिक्स, तो 90s में ना हमने देखा इमर्जेंस ऑफ पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज एंड मूवमेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा था दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस को, बैकवर्ड कास्ट को, जो कि अदर बैकवर्ड और ओबीसी कह सकते हो आप। ओके, तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज रीजन को भी रिप्रेजेंट कर रही थी। ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, ठीक है, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में जो कि पावर में आई थी 1996 में।
यूनाइटेड फ्रंट जो है सिमिलर कह सकते हो नेशनल फ्रंट से 1989 का, जिसमें जनता दल सेवरल अलग जो दूसरी रीजनल पार्टी थी उन सबको मिलाकर के बनी थी। इस टाइम पर देखें तो बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया था गवर्नमेंट को, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट मिला था कांग्रेस का। तो इससे हमको देखने को मिलता है एकदम अनस्टेबल पॉलिटिकल इक्वेशन देखने को मिली थी। 1989 में जो है लेफ्ट और बीजेपी तो लेफ्ट जो फ्रंट थे और जो बीजेपी थे उन्होंने सपोर्ट किया नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट का, क्योंकि वो चाहते थे कि कांग्रेस जो है पावर में ना आए। ओके, 1999 में 1996 में लेफ्ट ने कंटिन्यू सपोर्ट किया नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट का, बट इस टाइम पर कांग्रेस को सपोर्ट किया। तो इस बार जो है लेफ्ट और कांग्रेस हाथ मिला करके बीजेपी को पावर से आउट करना चाहते थे। देख रहे हो, पहले लेफ्ट और कांग्रेस मिल गए, ठीक है, फिर लेफ्ट और बीजेपी मिल गए, फिर से लेफ्ट और कांग्रेस मिल गए। तो यही चल रहा है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज है यही करती रहती हैं। तो ये सक्सीड नहीं हुए ज़्यादा टाइम तक, बीजेपी ने कंटिन्यू कंसोलिडेट किया अपनी पोजीशन और बढ़ाते गए इलेक्शन में 1991 में, 1996 में, और इमर्ज हुई लार्जेस्ट पार्टी 1996 के इलेक्शन में। इनको इनवाइट किया गया गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। अदर पार्टीज जो अपोज कर रही थी पॉलिसीज को, और जो है फिर बीजेपी गवर्नमेंट जो है उनको मेजोरिटी नहीं मिली लोकसभा में। फाइनली जो है पावर तो कोalition गवर्नमेंट चला कर के ये पावर में आए थे 1998 में, 1999 में, फिर से री-इलेक्ट हुए 1999 में, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत ही सुलझे हुए प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं, क्योंकि ये कोalition गवर्नमेंट को चला लिए थे इन्होंने। कोई जो है पर्सन नहीं चला पाता है कोalition गवर्नमेंट को। ड्यूरिंग टाइम इनके टाइम पीरियड में एनडीए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जो फॉर्म की गई थी 1999 में, इन्होंने पूरा टर्म अपना कंप्लीट किया। तो यहाँ पर देखो कार्टून से रिप्रेजेंट किया जाता है 1971 में। इन्होंने 1971 में ये एक सिंगल पार्टी को जो लेकर के चली थी इंदिरा गांधी। 1999 में देखे तो इतने सारे लोगों को लेकर के चल रहे थे, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी है ना। तो इलेक्शन हुए 1989 के, तो लॉन्ग फेज ऑफ कोalition पॉलिटिक्स देखने को मिली, शुरू हो गई थी इंडिया में, है ना। तो कोalition पॉलिटिक्स का एरा देखने को मिला। 11 गवर्नमेंट्स एट द सेंटर, मतलब कि गवर्नमेंट तो नहीं लिखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हो आप अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज का, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ तो इंडिया बस होती है, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का। ओके, तो यहाँ पर ना कई सारे कोalition देखने को मिले थे, माइनॉरिटी में जो सपोर्ट कर रहे थे ना कोalition में, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी। इस फेज में ना एनी गवर्नमेंट जो भी फॉर्म हो रही थी, पार्टिसिपेशन था, सपोर्ट था रीजनल पार्टीज का। इसमें रीजनल पार्टी छोटे-छोटे रीजन की स्पेसिफिक पार्टीज का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा। तो नेशनल फ्रंट ने 1989 में, यूनाइटेड फ्रंट ने 1996 में, 1997 में, बीजेपी लेड कोalition ने 1998 में, एनडीए ने 1999 में, यूपीए ने 2000, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। हाँ, फिर ट्रेंड चेंज हो गया। पहले कांग्रेस सिस्टम देखने को मिला, फिर उसके बाद में मल्टी पार्टी एरा देखने को मिला, है ना, कोalition गवर्नमेंट। उसके बाद में फिर से वन पार्टी सिस्टम देखने को मिला, बीजेपी का राइज़ हुआ। तो इसको अब हम कनेक्ट करते हैं जो भी अभी तक हम पढ़े। एरा जो था कोalition गवर्नमेंट का, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखने को मिले, जिससे रिजल्ट का साइलेंट चेंजेस देखने को मिले जो कि हो रहे थे, ओके। तो लास्ट जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, कांग्रेस जो है पार्टी अपने आप में ही कोalition थी, जिसमें डिफरेंट इंटरेस्ट के लोग, डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग, डिफरेंट ग्रुप्स के लोग, सब लोग इन्वॉल्व थे। ओके, तो इससे राइज़ हुआ था, इसी से जो टर्म मिला था कांग्रेस सिस्टम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 1989 से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है चार्ट। बीपी सिंह का रहा टर्म, ठीक है। इनकी गवर्नमेंट मंडल कमीशन जो कि 27% रिजर्वेशन दिया गया था ओबीसीज को, उसकी वजह से इनकी गवर्नमेंट चल गई थी थोड़ी-सी। ओके, फिर इसके बाद में जो है इनकी गवर्नमेंट आई चंद्रशेखर की। मतलब देख रहे हो कितना अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम था। फिर इनका एडमिनिस्ट्रेशन आया पीवी नरसिम्हा राव का, इनका 5 साल चला, है ना? तो इनका भी सपोर्ट मिला इनको एआईएडीएमके का और स्मॉलर पार्टीज़ का। बीजेपी जो थी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि साथ के ले गए फिर गवर्नमेंट को, है ना? फिर जो है एचडी देवगौड़ा जी उनकी चली, फिर यूनाइटेड फ्रंट के साथ में आई की गुजराल की, और फिर उसके बाद में जो है अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा से रूल किए। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि बीजेपी की है, उनके साथ में चली। फिर मनमोहन सिंह का देखने को मिला, फिर 2014 से अगर देखें तो बीजेपी का एनडीए जो है, वही रूलिंग पार्टी में है। तो हमने देखा चैप्टर्स में, ओके, कि स्पेशली 1960s से देखें तो कई सारे सेक्शन जो थे, वो छोड़ रहे थे कांग्रेस को एंड फॉर्म कर रहे थे अपनी पार्टी, स्टेट खुद की सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बना रहे थे। ओके, तो कई सारी रीजनल पार्टी का राइज हुआ। 2011 के बाद से जो है एंटी करप्शन मूवमेंट के बाद से आम आदमी पार्टी का भी राइज हुआ, है ना? तो एक मुद्दा पकड़ के जो है पॉलिटिकल पार्टी अपना बना लेती हैं वो।
तो इन डेवलपमेंट्स ने कमज़ोर भी किया कांग्रेस को। अभी जो है कांग्रेस को मतलब देखें तो बहुत ही वीक है ना? तो उनका कोई स्पेसिफिक एजेंडा कुछ वो इम्प्रूव भी नहीं कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को। वही फेस सारे के सारे देखने को मिलते हैं। किसी नए लीडर को आने की जगह ही नहीं देते, है ना? नेपोटिज़्म भी चलता है, ओके। तो पर जो है कोई सिंगल पार्टी रिप्लेस नहीं कर पाई थी कांग्रेस को। ओके, तो पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस हम ओबीसी का देखते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस का। हिंदुइज्म में ही जो है कई सारे जो वर्ण सिस्टम हुआ करता है, तो उनमें ही ना जो कई सारे जिनको पिछड़ा समझा जाता है, तो उन्हीं को ओबीसी कहते हैं, ठीक है। इनमें भी कई सारी कास्ट होती है, तो जो कुछ कास्ट ग्रुप को जो है ओबीसी कहा जाता है, जिन जो कि बैकवर्ड रह गए हैं, जिनका प्रॉपर स्पेसिफिक कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं है ना। जो हमको मेजर डेवलपमेंट देखने को मिला अदर बैकवर्ड क्लासेस का पॉलिटिकल फोर्स में, है ना। तो अब आपने सुना होगा ओबीसी के बारे में, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी है अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो कम्युनिटी जो कि अदर देन एससी और एसटी हो गई, जो कि सफर करती है एजुकेशन एंड सोशली बैकवर्ड है। ओके, हमारे जो संविधान में एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड जो है पीपल है, उनको रिजर्वेशन की बात की गई है, ना कि इकोनॉमिकली वीकर। क्योंकि इकोनॉमिक का क्राइटेरिया कभी खत्म ही नहीं होगा। समझो इस पर्सन के पास में जो है टू व्हीलर है, इस पर्सन के पास में जो है फोर व्हीलर है, ठीक है, कार है, इस पर्सन के पास जो है और अच्छी एसयूवी है, ओके, किसी के पास में जो है और महँगी कार है, तो ये अपने आप को इसके कंपेयर में गरीब समझेगा। लैम्बोर्गिनी वाले से ये अपने आप को गरीब समझेगा, है ना? तो ये इकोनॉमी का क्राइटेरिया कभी खत्म ही नहीं होगा, ओके। एक पर्सन है जो कि 12 लाख कमा रहा है, एक पर्सन जो कि है जो कि समझ लो कि 10 लाख कमा रहा है, तो ये 10 लाख वाला अपने आप को 12 लाख वाले से गरीब समझेगा। ये होता है इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो कि कभी खत्म होता ही नहीं है। पर हमारे संविधान में जो ऐसा नहीं दिया गया एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड, जो कि एजुकेशन में पीछे छूट गए हैं, सोसाइटी में उनके साथ में गलत हुआ है, वो पीछे रह गए हैं। तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए रिजर्वेशन दिया गया था एससी को और एसटी कम्युनिटी को। शेड्यूल्ड ट्राइब वाले जो कि जंगलों में आपने मेजर जो ट्राइब कम्युनिटी होती है ना, ट्राइब्स होते हैं, उनको दिया जाता है। और शेड्यूल कास्ट जो कि दलित्स होते हैं, जिनके साथ में जो बहुत ही बुरा व्यवहार होता था पहले हिस्ट्री में, है ना, तो उनको रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि इनको अपलिफ्टमेंट किया जा सके, इनकी पोजीशन इंप्रूव की जा सके सोसाइटी में। तो ये भी ना शुरू में 10 साल के लिए दिया गया था, फिर अमेंडमेंट के थ्रू बढ़ाते-बढ़ाते आज तक जो बढ़ता ही गया, ठीक है? क्योंकि इनकी पोजीशन अभी भी इंप्रूव नहीं हुई। एससी को जो है 15% रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है? जो हमारे देश में अभी देखें तो इतनी कम्युनिटीज़ है जिनको रिज़र्वेशन दिया जाता है, ठीक है? तो एससी कम्युनिटी है, इनको 15% रिज़र्वेशन दिया जाता है जॉब्स में, ओके, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो सीट्स दी जाती हैं उसमें भी। एसटी कम्युनिटी को 7.5 रिज़र्वेशन दिया जाता है परसेंट, ओके, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन भी कम है। और जो है ओबीसी जो है इनको दिया जाता है 27% रिज़र्वेशन। और जो है वोट के चक्कर में जो हमारी सोसाइटी में दोबारा से गवर्नमेंट ने रिज़र्वेशन पॉलिटिक्स खेली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 2019 में जो है रिजर्वेशन दिया गया 10%, ठीक है? 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 2019 में ये ऐड किया गया। तो करंट टाइम पर देखें तो 59.50% रिजर्वेशन हो गया है। जबकि 1992 के इंदिरा सहानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन। कई स्टेट्स में तो 69% हो चुका है, मतलब इतना ज़्यादा रिजर्वेशन बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि ये पॉलिटिक्स के साथ में कनेक्ट हो चुका है। ओके, जो अगर देखिए मणिपुर में भी जो लड़ाई-झगड़ा हो रहा है, कुछ ना कुछ रिज़र्वेशन का भी लिंक है उसमें। तो ये अभी हमने आपको करंट की सिचुएशन बताई। ओके, अब समझते हैं हम। तो बैकवर्ड क्लासेस कहा जाता है। ओबीसी का पूरा बैकग्राउंड समझते हैं, 27% रिज़र्वेशन इनको कैसे मिला? तो हमने इस चैप्टर 6 में देखा था कि सपोर्ट जो कांग्रेस का था, कई सारे सेक्शंस जो बैकवर्ड क्लासेस के थे, उन्होंने सपोर्ट कम हो गया था उनका कांग्रेस के लिए। ओके, तो इसलिए नॉन कांग्रेस जो थी पार्टी, उनको सपोर्ट मिल रहा था इन कम्युनिटीज का, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज थी। ओके, तो आप रिकॉल कर सकते हो, याद कर सकते हो जो राइज था पार्टीज का। तो जो है फर्स्ट जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन देखने को मिला था नेशनल लेवल में, जनता पार्टी गवर्नमेंट 1997 में निकल के आई थी, है ना। तो कई सारे जो जनता पार्टी के अंदर कई सारे थे, जैसे कि भारतीय क्रांति दल थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी और पावरफुल रूलर बेस था। ओबीसी का सपोर्ट मिल रहा था ये कोalition को, है ना, अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज को। तो मंडल इम्प्लीमेंटेड 1980s में जनता दल जो थी, इन्होंने सिमिलर कॉम्बिनेशन लेकर के आए पॉलिटिकल पार्टीज का। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की मिला इनको ओबीसी का, है ना। तो डिसीजन जो था नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट एनएफजी का था। तो इन्होंने क्या किया,
इम्प्लीमेंट कर दी रिजर्वेशन मंडल कमीशन की। ठीक है, मंडल कमीशन सेटअप किया गया था 1989 में, ताकि ना सिचुएशन देख सके जो हिंदुइज्म में जो कई सारी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओके, तो उनकी कंडीशन कैसी है, तो पता चला उनकी एजुकेशन एकदम लो है, ओके, उनका जो है एम्प्लॉयमेंट वगैरह में भी नहीं है उतना गवर्नमेंट, तो उनको रिजर्वेशन की बात की, तो मंडल कमीशन ने बोला कि 27% रिजर्वेशन आप उनको दे सकते हो। ओके, इसमें कई सारी कास्ट इंक्लूडेड है। ओके, तो जो है तो बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दे दिया गया। तो बाद में ये केस भी गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ठीक है आप दे दो, पर जो है क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी रखो, मतलब कि जो पहले से अमीर लोग हैं ना उनको रिजर्वेशन ना मिले, जो बैकवर्ड है उनको मिले, है ना? तो ये रिजर्वेशन दिया गया जॉब्स में, ठीक है, ओबीसी कम्युनिटीज में। ओके, तो हेल्थ, तो वोटिंग भी तो मिला है ना, वोट का सपोर्ट मिल गया। ओके, तो जो पॉलिटिक्स में इनको, उसके बाद में जो इमरजेंस देखने को मिला पार्टीज का, जिनको बेटर अपॉर्चुनिटीज दे रहे थे, जो ओबीसी को एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में। ओके, तो उनको ओबीसी का सपोर्ट देखने को मिला है ना। तो क्वेश्चन निकल के आया शेयर ऑफ पावर जो कि ओबीसी एंजॉय करते हैं, मतलब इनके पास जो पावर जा रही है उसकी बात की गई। पार्टीज ने क्लेम किया जब से ओबीसी जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक लार्ज सेगमेंट है हमारी इंडियन सोसाइटी में, अदर बैकवर्ड क्लासेस एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है, ठीक है? इसीलिए इनको जो है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, और उनको प्रॉपर पॉलिटिकल पावर भी मिलनी चाहिए। तो ये बात की गई थी। ओके, तो यहाँ देखो बीजेपी ने सपोर्ट जो है विथड्रॉ कर लिया था जो नेशनल फ्रंट से, है ना? तो यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर की कटिंग दी हुई है। अभी मंडल कमीशन देखो, रिजर्वेशन जो था ओबीसी का जो है सदर्न स्टेट में पहले से एक्सिस्ट करता था 1960 से। ओके, पर जो है ये पॉलिसी नॉर्थ इंडियन स्टेट में नहीं थी, साउथ इंडियन स्टेट में थी। ओके, जब जनता पार्टी का गवर्नमेंट का, जनता पार्टी में कई सारी पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व थी, 1977 से 1979 तक इनका टर्म रहा, तो उन्होंने डिमांड किया कि हम रिजर्वेशन देंगे ओबीसी को नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, नेशनल लेवल में। तो कर्पूरी ठाकुर जो थे उस टाइम के चीफ मिनिस्टर बिहार के, तो इन्होंने इस डायरेक्शन में अपना जो है सपोर्ट दिया। ओके, गवर्नमेंट जो थी इंट्रोड्यूस किया उन्होंने नई पॉलिसी लेकर के आए रिजर्वेशन की ओबीसी के लिए बिहार में। तो इसके बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना कमीशन अपॉइंट कर दिया मंडल कमीशन 1978 में, ताकि जो है रिकमेंडे जो है कमीशन बिठा दिया, उसमें कुछ लोग होते हैं जो कि इन चीजों के बारे में देखेंगे, पूरा सजेस्ट करेंगे और फिर रिपोर्ट बना करके गवर्नमेंट को देंगे, ताकि कंडीशन इम्प्रूव कर सके बैकवर्ड क्लासेस की। तो सेकंड टाइम जो है इंडिपेंडेंस के बाद से जो है गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया ऐसा कमीशन, देयरफॉर जो है सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अपॉइंट किया गया। फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के जो हेड थे वो थे काका केलकर जो थे, वो हेड थे शायद, और जो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस के मंडल जो डीपी मंडल हेड थे, ठीक है, सॉरी, विंदेश्वरी जो प्रसाद मंडल थे, ठीक है, चेयरपर्सन थे इसके। मंडल कमीशन सेटअप किया गया था ताकि हम इन्वेस्टिगेट कर सके। मंडल कमीशन क्या देखेंगे, वो पूरी सिचुएशन देखेंगे कैसी है, एजुकेशन और सोशली बैकवर्ड लोग जो हैं कई सारे सेक्शन जो सोसाइटी में हैं, उनकी जो चीजें देखेंगे, ठीक है, उनका एजुकेशन स्टेटस क्या है सोसाइटी में, है ना? तो ये सारी चीजें, और फिर वो रिकमेंड करेंगे, बातें बताएंगे कि आप किस तरीके से इनको इम्प्रूव कर सकते हो और एंड कर सकते हो उनका जो बैकवर्डनेस वगैरह है। तो कमीशन ने रिकमेंडेशन दी 1980 में। तो उसके बाद से जनता गवर्नमेंट जो है फिर गिर गई थी। मतलब इनकी सरकार जो इनकी जो है इनकी मेजॉरिटी खत्म हो गई थी, है ना? तो कमीशन ने एडवाइस किया कि बैकवर्ड क्लासेस को आप रिजर्वेशन दे दो। ओके, बैकवर्ड क्लासेस को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है आपको बैकवर्ड कास्ट से। ओके, कई क्योंकि ना कई सारी कास्ट है और अदर बैक जो शेड्यूल कास्ट से अलग जो दूसरी कास्ट है ना, उनको ट्रीट किया गया है। मतलब वर्ण सिस्टम में ना शेड्यूल कास्ट को तो अलग से ट्रीट करते थे वो लोग, है ना? और बाकी जो और भी कास्ट ऐसी हैं जिनको लो तरीके से ट्रीट किया जाता है कास्ट हायरार्की में, तो उनको रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। कमीशन जो है उन्होंने प्रॉपर सर्वे किया, है ना? उनको पता लगा कि बैकवर्ड क्लासेस जो है उनको बहुत ही कम प्रेजेंस है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और एम्प्लॉयमेंट वगैरह में, जॉब वगैरह में, पब्लिक सर्विसेज में। उन्होंने रिकमेंड किया कि 27% सीट्स दे दो आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में। मंडल कमीशन जो है उन्होंने कई सारी रिकमेंडेशन दी, जैसे कि लैंड रिफॉर्म करो ताकि इम्प्रूव कर सके कंडीशन ओबीसीज की। अगस्त 1990 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो थी, नेशनल फ्रंट जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया रिकमेंडेशन मंडल कमीशन की। तभी इनकी गवर्नमेंट चल गई थी क्योंकि उन्होंने रिजर्वेशन दे दिया था। ओके, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिटिक्स के साथ में कनेक्ट हो गया है।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन्होंने इम्प्लीमेंट की। डिसीजन जो है इसकी वज़ह से कई सारे प्रोटेस्ट भी हुए जो अपोज़ कर रहे थे इसका नॉर्थ इंडिया में। तो डिसीजन को चैलेंज भी किया गया, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, है ना? तो इंदिरा साहानी केस जो अभी हमने आपको बताया था 1992 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि ठीक है, आप इसको गवर्नमेंट जो है रिज़र्वेशन लेकर के चल सकती हैं। पर जो है कई सारी रिकमेंडेशन भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया था कि 50% जो है कैप होनी चाहिए, 50% से ज़्यादा रिज़र्वेशन नहीं बढ़ना चाहिए। ओके, क्योंकि रिज़र्वेशन बहुत बढ़ गया था। और 10% की बात की गई, सॉरी 10% नहीं, क्रीमी लेयर की बात की गई कि क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करो, जो कि अमीर लोग हैं उनको क्यों रिज़र्वेशन देना, है ना? क्योंकि ओबीसी में भी कई सारे जो कास्ट आती हैं जिनमें जो है लोग अमीर भी हैं, ठीक है? उनको कोई ज़रूरत नहीं है रिज़र्वेशन की। इकोनॉमिकली उनकी पोज़ीशन अच्छी है। तो आज के टाइम पर देखें तो पॉलिसी जो है रिज़र्वेशन की ओबीसी के लिए पूरी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब रिज़र्वेशन के अगेंस्ट नहीं जाती। क्योंकि उनको पता है अगर रिज़र्वेशन के अगेंस्ट गए तो लोग जो है एजुकेशन नहीं देखते हैं, हेल्थ की सर्विस नहीं चाहिए उनको, एजुकेशन नहीं चाहिए उनको, कुछ भी नहीं चाहिए ढंग का सर्विस, बस रिज़र्वेशन दे दो तो वो उनको वोट दे देते हैं। ओके, और छोटी-सी चीज़ में भूल जाते हैं, अगर कैश ट्रांसफ़र करती है जो पॉलिटिकल पार्टी, तो वो उन्हीं को वोट दे आते हैं। वो देखते ही नहीं है कि गवर्नमेंट जो है लॉन्ग टर्म आपके लिए सॉल्यूशन नहीं निकाल रही है। ओके, शॉर्ट टर्म में आपको खुश करके फिर से जो है उसी साइकिल में डाल रही है ना? तो यहाँ पर देखो वीपी मंडल के बारे में दिया हुआ है, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के चेयरपर्सन थे। ठीक है, रिजर्वेशन रिकमेंड किया इन्होंने अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, सोशलिस्ट लीडर थे, बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रहे बिहार के। ओके, और जो है और जॉइन की थी इन्होंने जनता पार्टी 1977 में। अब पॉलिटिकल फॉलआउट्स 1980s में देखें तो राइज हुआ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो बन गई दलित्स की भी। 1978 में बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन भी बनाई गई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ ट्रेड यूनियन की, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं थे, इन्होंने सिर्फ मतलब कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं थे ट्रेड यूनियन के, मतलब कि ऑर्डिनरी ये ट्रेड यूनियन बस नहीं थी, ये जो है स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन थी इनकी पॉलिटिकल पार्टी बहुजन की बात करते थे ये लोग, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ की। ओके, तो सब्सिक्वेंट दलित जो इसके बाद में जो है दलित शोषित समाज संग्रह समिति बनाई गई, लेटर बहुजन समाज पार्टी बनाई गई, जो कि लीडरशिप के अंदर कांशीराम के अंदर, ठीक है? बीएसपी जो है ये एक स्मॉल पार्टी थी जिनको सपोर्ट था लार्जली दलित्स का, पंजाब में जो दलित्स हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में थे ना, उनका सपोर्ट था बीएसपी को। बट 1989 में जो 1991 के इलेक्शन में इनका जो है ब्रेक थ्रू देखने को मिला उत्तर प्रदेश में। ओके, फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट इंडिया में जो है पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड बाय दलित वोटर जो है उनकी पॉलिटिकल सक्सेस देखने को मिली। तो दलित वोटर जिन्होंने सपोर्ट किया था पॉलिटिकल पार्टी को, वो लोग जीत गए थे, ठीक है? तो ना इनफैक्ट जो बीएसपी का देखें कांशीराम लीडरशिप के अंदर, तो यहाँ पर सब पॉलिटिक्स की ही बात कर रहे हैं कि फिर पॉलिटिक्स लेकर के चले, इनको पता चला, कॉन्फिडेंस आया कि बहुजन जो कि एससी, एसटी, ओबीसी में आते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज जो हैं, इनकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में आती है, तो इनको लेकर के चलो, इनके वोट लो, इनको लुभाओ, ठीक है? ताकि जो है वोट मिल जाए और फिर पावर में आ जाए। उसके बाद से देखें तो बीएसपी जो है एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी निकल के आई स्टेट में। गवर्नमेंट जो है इनकी अच्छी खासी चली है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा जो दलित वोटर्स का, बट ये जो है एक्सपेंड नहीं कर पाया अपना सपोर्ट, जो मतलब सपोर्ट इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है दूसरे सोशल ग्रुप के भी लिए। कई सारे पार्ट्स में इंडिया की देखें तो दलित पॉलिटिक्स एंड ओबीसी पॉलिटिक्स ने डेवलप किया इंडिपेंडेंटली। ओके, अब कंपटीशन भी चला है इनका, कंपटीशन में भी रहते हैं ओबीसी और दलित्स का भी जो है, मतलब देख रहे हो पॉलिटिकल पार्टी जो है अलग-अलग सेक्शंस पे भी फोकस कर रही है कि हाँ, इनके वोटर ज़्यादा हैं, इनमें ज़्यादा नंबर पे लोग हैं, पॉपुलेशन में, तो इनको सपोर्ट करो, ताकि वोट ज़्यादा मिलेंगे, तो पावर में आ जाएँगे। ओके, आप देखो कम्युनलिज़्म, सेक्युलरिज़्म एंड डेमोक्रेसी। तो कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन या ग्रुप को सपोर्ट करना, ओके, एक्सट्रीम लेवल पे सपोर्ट करना जिसकी वजह से वॉयलेंस वगैरह भी फैल जाता है ना? मतलब आप जो है चीजों को लाइटली नहीं ले रहे हो, है ना? तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वे में किसी पर्टिकुलर रिलीजन का सपोर्ट करना, तो उसकी वजह से क्या कई सारे वॉयलेंस भी हो जाता है ना? सेक्युलरिज्म का पूरा मतलब हमने आपको समझाया था, है ना? सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन एग्जिस्ट करता है वेस्ट में। हमारे देश में जो है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है ना, स्टेट इंटरवीन भी कर सकता है अगर कुछ गलत प्रैक्टिसेस है रिलीजन के अंदर।
अब डेमोक्रेसी आपको पता ही है, ओके? तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट देखने को मिला इस टाइम पर कि जो पॉलिटिक्स निकल के आई रिलीजियस आइडेंटिटी के बेस पे। अभी हमने देखा दलित्स को इंक्लूड किया उन्होंने, ओबीसी को टारगेट किया, है ना? तो इन सब ग्रुप को इंक्लूड किया पॉलिटिक्स में, इनके वोटर को जो है, जो वोटर्स को लुभाया कि हमको वोट्स मिल जाए, है ना? रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया। अब देखो यहाँ पर रिलीजियस आइडेंटिटी पे भी फोकस करने लगे ये लोग, है ना? और अभी प्रेजेंट लेवल पे देखो ना तो वुमेन पे फोकस कर रहे हैं, जो कैश ट्रांसफर करते हैं ताकि वोट मिल जाए। जो औरतें हैं ना तो उनको हर स्कीम हर स्टेट में देखो तो वो जो लाडली बहना और मुख्यमंत्री जो जो ऐसी ना स्कीम्स दी जा रही हैं ताकि पैसे बांटे जा रहे हैं विमेंस को। ओके, दिल्ली में देखो तो फ्री फ्री मेट्रो वगैरह ये सारी चीजें, ये सब चीजें अच्छी हैं पर आपको लॉन्ग टर्म चीजों पे भी फोकस करना चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंक्रीज करो, एजुकेशन ज्यादा इंप्रूव करो, है ना? हेल्थ पे ज्यादा फोकस करो, उनकी स्किल डेवलपमेंट करो ताकि लोग जो है अपने पैरों पे खड़े हो पाए, है ना? तो ये चीज़ें करनी चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करो ताकि जो है किसी वुमेन के साथ में कुछ गलत ना हो, है ना? किसी लड़की के साथ में कोई गलत ना हो क्योंकि सोसाइटी बहुत अनसेफ होती जा रही है। तो इन चीज़ों पे कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करती है। ओके, तो डिबेट देखने को मिला सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी का। हमने चैप्टर 6 में देखा था कि इमरजेंसी के बाद में भारतीय जनता संघ जो है, ये मर्ज हो गए थे जनता पार्टी में। तो जनता पार्टी के फॉल के बाद में जो है तो इनसे ना निकल गए थे, ब्रेकअप हो गया था जो पहले के जो जनसंघ वाले थे जिनमें जॉइन हुए थे, जनसंघ जो है जुड़ गया था भारतीय जनता पार्टी में 1980 में। इनिशियली बीजेपी ने अडॉप्ट किया था, ब्रॉड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म लेकर के चल रहे थे जनसंघ के साथ में, जनसंघ से ज़्यादा। ओके, और बीजेपी ने एम्ब्रेस किया था गांधीइज़्म एंड सोशलिज्म को लेकर के चलेंगे। ओके, मतलब कि गांधी एंड सोशलिज्म सॉरी, गांधी एंड सोशलिज्म लेकर के चलेंगे अलोंग विथ कल्चरल नेशनलिज्म एज़ आइडियोलॉजी। तो सोशलिज्म में क्या होता है, गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करती है। गांधी जी की आइडियोलॉजी छोटी-छोटी इंडस्ट्री सेटअप करो, है ना? पीसफुली लेकर के चलो, ओके सपोर्ट करो जो वीकर सेक्शन है उनको। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस किया जा रहा था। पर इनको उतनी सक्सेस नहीं मिली इलेक्शन में 1984 में। 1986 में देखें पार्टी जो है फिर से एम्फसिस किया इन्होंने नेशनलिज्म पे, नेशनलिज्म को अपनी आइडियोलॉजी बनाई, है ना? बीजेपी ने परस्यू किया पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। तो पॉलिटिक्स में मतलब जिस चीज से इनको वोट मिले वो करने तैयार होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, है ना? तो हिंदुत्व जो था पॉलिसी को पॉपुलराइज किया विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर ने, जिन्होंने वीडी सावरकर ही हैं जिन्होंने 1987 को सॉरी 19 सॉरी 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। ओके, तो नेशनहुड किस तौर पे लेकर के चलेंगे, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर के चले। इसका मतलब था कि इंडियन जो है उनको एक्सेप्ट करना होगा, इंडिया जो है फादरलैंड है, पितृ प्रभु रहा है एंड होली लैंड भी रहा है, पुण्य भू मतलब कि पुण्य भूमि रहा है हमारा देश, है ना? और फादरलैंड भी रहा। तो इन सब आइडियोलॉजी को लेकर के चल रहे हैं। बेसिकली ना लोगों को मोबिलाइज़ करना, लोगों को अपनी बातों में ढालना ताकि वो वोट दें इनको आकर के, यही बिलीव होता है पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। बिलीवर्स जो थे हिंदुइज्म के ये आर्ग्यू करते थे कि स्ट्रॉन्ग नेशन जो है तभी बिल्ड हो सकता है जब यूनाइटेड नेशनल कल्चर होगा। ओके, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम आइडियोलॉजी के भी होते हैं। ओके, तो ये बिलीव करते थे इंडिया के केस में कि हिंदुत्व जो है बेस प्रोवाइड करेगा। ओके, 2 डेवलपमेंट्स देखने को मिले 1986 से सेंट्रल जो पॉलिटिक्स में बीजेपी के फर्स्ट जो था शाह बानो केस गया था सुप्रीम कोर्ट में 1985 में। इस केस में ना 62 जो 62 साल की एक औरत थी, डाइवोर्स मुस्लिम विमेन थी जिन्होंने केस फाइल किया था ताकि उनको मेंटेनेंस मिल सके फॉर्मल हस्बैंड से। ठीक है? जो मुस्लिम्स में ना कई सारे ऐसे लॉज़ जो होते हैं वुमेन्स के साथ में बहुत अन्याय वाले हैं, है ना? जैसे कि जो है वुमेन को जो है 3 तलाक बोल करके तलाक दे देते हैं, है ना? फिर उसकी लाइफ़ का क्या, उनको प्रॉपर्टी का जो हक नहीं मिलता है, ओके? उनको जो है मेंटेनेंस वगैरह नहीं दिया जाता है। और जो कई सारी जो शादियाँ की जाती हैं, है ना? कई सारी जो शादियाँ हो जाती हैं उनमें पॉलीगैमी प्रेवलेंट रहती है। तो ये कई सारी गलत प्रैक्टिसेज़ हैं। ओके, तो जिसकी वज़ह से वुमेन्स के राइट वायलेशन होते हैं। तो ऐसे ही एक जो महिला थी वो जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी ताकि उनको मेंटेनेंस मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया शाह बानो केस में कि जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम जो हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इनको जो है फ़ेवर में ऑर्डर किया था कि शाहबूना को हाँ मेंटेनेंस देना चाहिए। ओके, तो ऑर्थोडॉक्स जो पुराने जो सोच वाले जो जिनमें ऑर्थोडॉक्स जो कुछ होते हैं ना ग्रुप्स सोसाइटी में, तो वो मुस्लिम्स में जो ग्रुप थे, तो उनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरफेयर कर रहा है उनके पर्सनल लॉज़ में। अब इसमें क्या पर्सनल है ना, किसी वुमेन के आप अधिकारों का वायलेशन कर रहे हो, तो हमारे देश में तो वैसे भी सेक्युलरिज़्म है कि आप अगर कुछ गलत करते हो तो इंटरवीन कर सकती है गवर्नमेंट। ओके, तो ऑन द डिमांड ऑफ सम मुस्लिम लीडर्स की डिमांड में गवर्नमेंट ने
ने पास किया मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 में ये एक्ट लाया गया, जिसमें नलिफाई कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। ओके, मतलब गवर्नमेंट देखो, ये रिलीजियस ग्रुप के लीडर्स के दबाव में आकर के लोगों के अधिकारों से वॉयलेट किया, ऐसा कानून लेकर के आ गए, जिसमें विमेन्स की राइट्स के प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है। तो इस एक्शन की वजह से गवर्नमेंट जो है, अपोज किया गया गवर्नमेंट को, कई सारी विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन में, कई सारे मुस्लिम्स ग्रुप में भी, और कई सारे इंटेलेक्चुअल्स ने भी। ओके, तो गवर्नमेंट कभी कभी प्रेशर में आकर के ऐसे गलत फैसले भी ले लेती हैं। उनको गवर्नमेंट को वुमेन के राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, उनको इन सब चीज़ों से राहत दिलानी चाहिए थी, है ना? उनको सपोर्ट करना चाहिए था रेदर देन अगेंस्ट में एक्ट लेकर के आ गए, है ना? तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट चले गए थे। बीजेपी ने क्रिटिसाइज़ किया था इस एक्शन को, कांग्रेस के गवर्नमेंट जो कांग्रेस थी उस टाइम पर पावर में, तो बोला कि ये जो है आप अपीज़ कर रहे हो, मतलब लोगों को ना बहलाने की कोशिश कर रही थी ये माइनॉरिटी कम्युनिटी। वोट के लिए जो है भूल गए कि वुमेन्स के राइट भी कुछ होते हैं, है ना? तो ये इश्यू निकल के आया था। बाद में जो है ट्रिपल तलाक वगैरह का जो है इश्यू था, तो उसको बैन किया गया, है ना? तो ये चीज़ें भी थी। तो अयोध्या इश्यू निकल के आया। फिर अयोध्या इश्यू जो बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिला था, जो कि सोशो कल्चरल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट था, है ना? क्योंकि डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे इसमें, ओके? क्योंकि कोई भी चीज़ कुछ भी क्लियर नहीं था। कुछ लोग कहते थे कि वो राम राम जी की जन्मभूमि है ना? कुछ लोग बोलते थे यहाँ पर मस्जिद बना हुआ था पहले से, तो मस्जिद ही होना चाहिए, तो कई सारी चीज़ें थी। ओके, इसकी वजह से बहुत सारे जो हैं दंगे-फ़साद भी हो गए थे। कुछ लोग बोलते थे श्री राम की जन्मभूमि है वो, ओके, और लीगल ओनरशिप भी लगाते थे लोग कुछ, तो सिग्निफिकेंस देखने को मिला। अयोध्या जो राम जन्मभूमि साइट थी, तो जज ने जो है 500 साल पुरानी हिस्ट्री को देखा गया 1528 से, जिसमें कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, डॉक्यूमेंटेड थे लखनऊ लखनऊ, बाराबंकी बाराबंकी एंड फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर में। मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी मिले थे, तो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में इसमें लिखा हुआ था। ठीक है, 3 डोम की स्ट्रक्चर थी जो कि बनाई गई थी। ठीक है, जो राम राम जी की बर्थ प्लेस थी वहाँ पर 1528 में। बट ये स्ट्रक्चर जो है, मतलब कि वहाँ पर मस्जिद बनी हुई थी, जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, ठीक है? टॉम वगैरह बनी जो ऐसा डोम बना हुआ था, तो उसमें भी ना कई सारे हिंदू सिंबल देखने को मिलते थे, ओके, इंटीरियर में तो कई सारे उसमें चीज़ें थी, ओके, हिंदुइज़्म से रिलेटेड। तो अयोध्या राम जन्मभूमि इश्यू इससे जुड़ गया था नेशनल प्राइड से, ओके, एंशिएंट सिविलाइज़ेशन से जुड़ गया था कि हमारे पहले के जो पूर्वज रहा करते थे। ओवर द इयर्स तो कई सालों तक ये चलता रहा, लीगल बैटल बन गई थी, एक कोर्ट में पहुँच गई थी ये चीज़ें। ओके, इन स्ट्रक्चर को सील कर दिया गया था 1949 में, ताकि कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी, फिर देखेंगे आगे। तो यहाँ पर क्या आपको पता है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है, फैक्ट दिया हुआ है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था 28 नवंबर 1958 में, सॉरी 1858 में। निहंग सिख जो थे, उन्होंने कैप्चर कर ली थी जन्मभूमि को, साइट को, वहाँ पर ना पूजा हवन परफॉर्म किया था। फिर उसके बाद में उनको ज़बरदस्ती जो है कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने बाहर निकाल दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। 1986 में अब क्या हुआ था कि थ्री डोम जो स्ट्रक्चर थी, उसमें ना, तो पहले अयोध्या को फैज़ाबाद कहा जाता था, तो वहाँ पर ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रूल कर दिया, मतलब बोला उन्होंने, ऑर्डर दे दिया कि आप जो है अलाउ कर सकते हो, लोग वहाँ पर जो है पूजा-पाठ जो भी करने के लिए जा सकते हैं। तो इस डिस्प्यूट की वजह से जो है कई सा कई सालों तक ये डिस्प्यूट बना रहा। थ्री डोम जो स्ट्रक्चर था श्री राम के बर्थ प्लेस पे जो बना हुआ था, तो इसको तोड़ दिया गया था बाद में। मतलब टेम्पल को तोड़ने के बाद में ये बनाया गया था, लोग ऐसा कहते थे। तो ऑल्दो शिलान्यास जो था टेम्पल का, मतलब शुरू करवा दिया गया था, पर आगे के कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया था। हिंदू कम्युनिटी जो थी, वो परेशान थी कि जो बर्थ प्लेस जो है श्री राम की, वो ना, मतलब कि अनदेखी किया जा रहा है, जो राम जन्मभूमि है उस, बाकी जो मुस्लिम कम्युनिटी बोल रहे थे कि वो उनका है। ओके, तो दोनों कम्युनिटी आपस में भिड़ भी गए थे। ओके, कि बाबरी मस्जिद उनकी है ना? तो टेंशन जो है इसकी वज़ह से बहुत बढ़ गई थी दोनों कम्युनिटीज़ के ऊपर, है ना? मतलब दोनों ओनरशिप राइट जता रहे थे ना कि ये जगह हमारी है, वो कह रहे हैं हमारी है ना? तो ये कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ गया था, जिसकी वज़ह से कई सारे जो है डिस्प्यूट निकल के आए, लीगल कॉन्फ्लिक्ट भी हो गए थे। दोनों कम्युनिटीज़ चाहती थी कि फेयर सॉल्यूशन निकल के आए, ये जो इश्यू निकल के आ रहा है ना, इसका जो है एक फेयर जो सॉल्यूशन निकल सॉल्व कर ले इसको। 1992 में जो है इसको तोड़ दिया गया था स्ट्रक्चर को। कुछ क्रिटिक्स जो है इसको बोलते हैं कि
ये जो है इंडियन डेमोक्रेसी को भी चैलेंज किया गया है, ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं ना? तो कई सारी चीज़ें निकल के आई थी। लीगल प्रोसीडिंग से फिर जो है एक एमिकेबल जो एक्सेप्टेंस देखने को मिला, शांतिपूर्ण जो लोगों ने फिर एक्सेप्ट कर लिया। है ना, चीज़ों को शांति से। तो ये भी देखने को मिला हमारे देश में जब भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न सुनाया था ना, तो ये कहो कोई भी दंगे-फ़साद कुछ नहीं हुए क्योंकि ऐसा हो सकता था कि सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले, पर लोग समझदार थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया डिसीज़न को। आम सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, है ना? तो मल्टी रिलीजियस, मल्टीकल्चरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी है हमारा देश, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है इनको सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो इनको सॉल्व भी किया गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत। ओके, कानून के तहत जो है इनको सॉल्व भी किया गया। तो कई सारी डेमोक्रेटिक एंड लीगल प्रोसीजर्स ने जो कोर्ट हियरिंग हुई, ओके मीडिएशन अटेम्प्ट भी किए गए, पॉपुलर मूवमेंट भी चले। फाइनली 5-0 का वर्डिक्ट आया, 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सेटअप की गई थी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में पावर होती है कि ठीक है, कोई भी ऐसा मैटर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, उसके लिए वो संवैधानिक बेंच एस्टेब्लिश करते हैं। ओके, जिसमें हो सकता है जो जजेस होते हैं ना, तो वो जजेस बैठ कर के डिसीजन देते हैं। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिसीजन दिया। पाँचों जजेस के जो पाँचों जज थे उनका एक सिमिलर डिसीजन था, कोई भी अपोज़ में नहीं था। कोर्ट में नवंबर 9 में 2019 में अयोध्या इश्यू जो है सॉल्व कर दिया गया। तो वर्डिक्ट के बाद में जो है कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट था ना, तो ये सॉल्व किया गया और लोगों ने एक्सेप्ट भी किया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन। तो वर्डिक्ट ने अलाउ किया, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि उन्होंने अलाउ कर दिया कि श्री राम जन्मभूमि जो है, उसमें तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट जो है वो अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, राम टेम्पल बना सकते हैं। ओके, डायरेक्ट जो है कंसर्न गवर्नमेंट अलॉट किया, उन्होंने एप्रोप्रिएट साइट दी। गवर्नमेंट को बोला कि आप जो है एक एप्रोप्रिएट पूरी एक जो ज़मीन देंगे किसके लिए? मॉस्क बनाने के लिए, ठीक है? जो मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है वो उसका जो बनाने का काम करेंगे। ओके, तो इस तरीके से डेमोक्रेसी जो है कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन को भी सॉल्व किया उन्होंने, जो भी कॉन्फ्लिक्ट था ना, तो उसको रिज़ॉल्व भी किया, ठीक है? प्लूरल सोसाइटी में जैसे हमारे यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न को सभी ने एक्सेप्ट किया। तो इंक्लूसिव स्पिरिट देखने को मिली कॉन्स्टिट्यूशन की भी। तो ये इश्यू सॉल्व किया गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके, है ना? सारे एविडेंसेस देख कर के, ओके, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन सारी चीज़ें देख कर के, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देख कर के। ओके, तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीज़न सुनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न को सेलिब्रेट भी किया गया सोसाइटी में। ओके, और ये देखो कोई भी दंगे-फ़साद कुछ नहीं है और पीसफुली सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया सभी लोगों ने, है ना? तो क्लासिक एग्ज़ाम्पल देखने को मिला कंसेंसस बिल्डिंग का, है ना? सब लोगों ने एग्री एग्री किया इस चीज़ को। ओके, और इश्यू को सॉल्व किया। तो ये मैच्योरिटी देखने को मिली डेमोक्रेटिक एथिक्स की, है ना? कि हमारे यहाँ देखें तो शांति से लोगों ने एक्सेप्ट किया इस डिसीज़न को। तो यहाँ पर देखो जजमेंट में जो है ये चीज़ें दी गई थी कि हमारे संविधान के दिल में अगर देखें तो हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कमिटमेंट है कि इक्वालिटी के प्रति, है ना? और रूल ऑफ लॉ के प्रति। हमारा संविधान जो है जिसमें सिटीज़न्स जो है सारे किसी भी फेथ के, किसी भी रिलीजन के, किसी भी बिलीफ के जो भी हैं, तो उनके ऊपर सभी के ऊपर लॉ अप्लाई होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी लोग जो कानून के सामने इक्वल हैं। हर एक जज जो है कोर्ट का इनके पास इनको टास्क दिया गया था कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ के साथ में डिसीजन सुनाते हैं ये। कॉन्स्टिट्यूशन ना तो किसी के बीच में भेदभाव कभी नहीं करता है हमारा संविधान, फेथ, बिलीफ और रिलीजन के बेसिस पे किसी के साथ भी जो है भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है? सारे विषय जो सारे के सारे बिलीफ, सारे के सारे जो वर्शिप है, जो प्रेयर करते हैं लोग, सभी लोग जो है इक्वल हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो यही दिया गया जजमेंट का डिटेल्स दी गई है। इमर्जेंस ऑफ अ न्यू कंसेंसस। अब 1989 में ना कई से जो समटाइम्स ना पार्ट डिक्लाइन भी देखने को मिला कांग्रेस का और बीजेपी का राइज़ भी देखने को मिला। अगर आपको समझना है ये कॉम्प्लेक्स नेचर पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन का, तो आप ये कंपेयर कर सकते हो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कांग्रेस और बीजेपी की। उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है पर देख सकते हो। ओके, रेड वाला बीजेपी है, पर्पल वाला कांग्रेस है। ओके, ये जो है ईयर्स दिए गए। कांग्रेस का देखो यहाँ राइज़ बीजेपी, फिर बीजेपी का धीरे-धीरे करके राइज़ हो रहा है। ओके, कांग्रेस का डिक्लाइन भी हुआ, राइज़ भी हुआ। ओके, तो ये चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पर ग्राफ के थ्रू जो वोटिंग परसेंट ये सब समझाया गया। ओके, तो लोकसभा इलेक्शन 2004 से 2019 के बीच में कांग्रेस पार्टी जो है कोalition में भी आई। ओके, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए जो है वो बीजेपी के साथ में है, ठीक है? इनका अलायंस है ये। तो ये डिफीट हो गए थे, हार गई थी और नई कोalition गवर्नमेंट चलाई कांग्रेस ने, जिसको यूनाइटेड प्रोग्रेस यूपीआई कांग्रेस का है, ठीक है? यूपीए कांग्रेस का है। गवर्नमेंट जो है इनको सपोर्ट भी मिला लेफ्ट फ्रंट पार्टीज़ का। इलेक्शन जो 2004 का था इसमें पार्टी का रिवाइवल भी हुआ कांग्रेस पार्टी का। ओके,
तो इंक्रीज़ हो गई इनकी सीट्स 1919 के बाद में जो है इनकी सीट्स इंक्रीज़ हुई। 2004 के इलेक्शन में जो है उतना डिफरेंस नहीं देखने को मिला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। ओके, कांग्रेस की जो यूपीए गवर्नमेंट थी इन्होंने कंप्लीट किया अपना जो टर्म, लेफ्ट पार्टीज़ ने विथड्रॉ भी कर लिया था सपोर्ट, फिर भी इनका चला, ठीक है? तो इश्यू निकल के आया इंडो यूएस न्यूक्लियर डील का, क्योंकि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था ना, उसके बाद से यूएस ने बहुत सारे जो है हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा के रखे थे। ठीक है, हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा कर के रखे थे। बाद में जो है 2008 में हमारी जो न्यूक्लियर डील हुई ना यूएस के साथ में, फिर उसके बाद में जो है यूएस के साथ में फ्रेंडली रिलेशन हमारे अच्छे हुए, ठीक है? तो इलेक्शन रहा 15th लोकसभा का 2009 में, तो जिससे विटनेस देखने को मिला, सीट्स राइज़ हो गई थी 145 से 206 हो गई इनकी सीट्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस की और कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह का चला, ठीक है? ये प्राइम मिनिस्टर रहे सेकंड टर्म के लिए और कोalition गवर्नमेंट देखने को मिली यूपीए अगेन की। भारतीय जनता पार्टी जो है इनके जो नरेंद्र मोदी जो कि चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो ये प्राइम मिनिस्टर बने कैंडिडेट। 2013 में बीजेपी जो है लीडरशिप रही इनकी नरेंद्र मोदी की, इनकी मेजॉरिटी मिली 16th लोकसभा इलेक्शन में। 2014 में इनको क्लियर मेजॉरिटी मिली 282 सीट्स के साथ में, और फर्स्ट पार्टी बनी जो कि सिंगल जो पार्टी मेजॉरिटी निकल के आई इनकी, ठीक है? डिस्पाइट सिंगल पार्टी मेजॉरिटी के बाद भी बीजेपी जो है उन्होंने चूज़ किया कि एनडीए गवर्नमेंट कोalition को लेकर के चलेंगे। 2014 में जो है इनका एक वाटरशेड मूवमेंट देखने को मिला, नरेंद्र मोदी जो है गवर्नमेंट, इनका जो डिसीजन सोशल सेक्टर, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, तो मेजर चेंजेस अभी जो है इंडिया की पोजीशन भी अच्छी खासी राइज़ हुई है वर्ल्ड लेवल पे, है ना? हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी इन्होंने अच्छे रखे, ओके। तो बीजेपी जो है अगेन विक्ट्री देखने को मिली, 3 सीट देखने को मिली 2019 के लोकसभा इलेक्शन में, है ना? फिर जो है 2024 में थोड़ी डिक्लाइन हो गई, तो अभी कोalition गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है? तो रिकॉग्निशन ऑफ सॉरी कोalition पार्टी भी लेकर के चले, है ना? तो पार्टी सिस्टम जो है उसमें कई सारे चेंजेस देखने को मिले 70s के बाद में। अब ग्रोइंग कंसेंसस, तो कई सारे बड़े-बड़े इश्यूज़ थे जिसमें जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी उनके भी कंसेंसस रहे, उन्होंने भी एग्रीमेंट किया, है ना? तो सीवियर कॉम्पिटिशन भी रहा, कॉन्फ्लिक्ट भी रहे, है ना? और एग्रीमेंट भी रहा सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो हमें फर्दर कंसेंसस देखने को मिलते हैं 4 एलिमेंट, कंसेंसस में जो है 4 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कई सारे ग्रुप्स होते हैं जो कि अपोज़ करते हैं नई इकोनॉमिक पॉलिसी को। कई सारी पॉलिटिकल पार्टी होती है जो सपोर्ट करती है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को। इकोनॉमिक पॉलिसी जो है मेजर चेंजेस लेकर के आते हैं इकोनॉमी में। ठीक है? मतलब ऐसे ये हो सकता है गवर्नमेंट जो है मेजर सपोर्ट कर रही है प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं उनको। गवर्नमेंट हो सकता है पब्लिक कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी में। है ना? तो कई सारी पार्टीज़ जो होती हैं इन पॉलिसीज़ को मतलब ये मानती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ कि इन पॉलिसीज़ के थ्रू हम अपने देश को जो प्रॉस्पेरस बना सकते हैं, रिच बना सकते हैं ना? और इकोनॉमिक पावर बना सकते हैं वर्ल्ड में। सेकंड चीज़ होती है कि एक्सेप्ट करना पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट। तो बैकवर्ड कास्ट जो है उनका पॉलिटिकल क्या क्लेम्स हैं, सोसाइटी में क्या क्लेम्स हैं, तो सोशल ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ भी करते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल एम्स को बैकवर्ड कास्ट के, ठीक है? तो एज़ अ रिज़ल्ट सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अब रिज़र्वेशन को सपोर्ट करने लगी है बैकवर्ड कास्ट के एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। ओके, लोकसभा इलेक्शन का दिया हुआ है, ये देखो 2004 में जो है ये पर्पल वाला एनडीए है मतलब बीजेपी है, ठीक है? और यूपीए वाला कांग्रेस है। तो यूपीए की ज़्यादा नहीं बची थी, है ना? ये देखो, ओके। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ओबीसी को भी लेकर के चली, है ना? तो अलग-अलग जो सेक्शंस है सोसाइटी के उनकी रिप्रेजेंटेशन इंश्योर की। थर्ड चीज़ थी कि एक्सेप्टेंस ऑफ रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज़ इन गवर्नेंस की स्टेट लेवल जो पार्टीज़ होती हैं ना स्टेट लेवल में, तो उनका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है गवर्नेंस में। तो अलग-अलग स्टेट लेवल में नेशनल लेवल की पार्टी अलग होती है, स्टेट लेवल की पार्टीज़ अलग होती हैं। स्टेट लेवल की पार्टी बाद में जो है नेशनल पार्टी ही बन जाती हैं। ठीक है? तो हमने देखा चैप्टर में इस चैप्टर में कि स्टेट लेवल पार्टीज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, शेयरिंग पावर जो पावर भी शेयर करती है नेशनल लेवल के साथ में। है ना? इनका सेंट्रल रोल होता है कंट्री की पॉलिटिक्स में। अभी देखो तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी पार्टी जो है सपोर्ट कर रही है, ओके बीजेपी को और जो आंध्र प्रदेश के हैं चंद्रबाबू नायडू, उनकी पार्टी सपोर्ट कर रही है तब जाके कोalition चल रही है अभी जो 2024 के 2025 के जो अगर देखें हम, है ना? फोर्थ जो है ये लोग फोकस करते हैं प्रैग्मैटिक कंसिडरेशन मतलब आइडियोलॉजी पे ज़्यादा फोकस ना करके काम-काज में ज़्यादा फोकस करना, ओके? तो पॉलिटिकल अलायंस बना लेना बिना आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट के, ओके? मतलब ऐसा हो सकता है ना एक पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी लेकर के चल रही है कि हमको बस पीज़ेंट के ऊपर फोकस करना है, फार्मर के ऊपर। एक पॉलिटिकल पार्टी बस गरीबों के ऊपर फोकस करना है, ठीक है? तो ऐसा नहीं करके
तो आइडियोलॉजी को छोड़ कर के हम जो है सबके साथ में लेकर के चले हैं। कोएलिशन पॉलिटिक्स ने शिफ्ट किया फोकस जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का था आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस टू पावर शेयरिंग एग्रीमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट की वजह से जो है लोग अब अलग-अलग आइडियोलॉजी के लोग भी सब साथ में आ गए। ओके, और अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी ने जो है उन्हें गवर्नमेंट बनाई, ठीक है? तो पावर शेयरिंग पे ध्यान दिया गया। तो मोस्ट पार्टी जैसे कि एनडीए की बात करें वो एग्री नहीं करते हैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी ऑफ द बीजेपी। मतलब कि एनडीए अलायंस है, ओके, इसमें जो है बीजेपी की आइडियोलॉजी जो कि हिंदुत्व है उसको वो एग्री नहीं करते हैं, फिर भी वो पावर में आते पावर शेयर करते हैं, ओके। तो ये सारे जो है छोटे-छोटे चेंजेस देखे हम। तो ये शेप करते हैं पॉलिटिक्स को भी आगे फ्यूचर में। तो हमने शुरू किया था स्टडी पॉलिटिक्स पढ़ना शुरू किया था अपने देश की, है ना? किस तरीके से कांग्रेस का राइज़ हुआ, है ना? डोमिनेंट पार्टी देखने को मिली, फिर सिचुएशन चेंज हुई और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हो गया। पॉलिटिक्स जो है इसमें कई सारी चीज़ें हमने पढ़ी, है ना? कांग्रेस का राइज़ भी देखा, फिर कोएलिशन एरा भी देखा, है ना? फिर बीजेपी का रूल आया, है ना? तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक्ट करती हैं विद इन द स्फीयर ऑफ देयर कंसेंसस उनको भी एग्रीमेंट बना कर के चलना पड़ता है। कई सारे मूवमेंट देखिए, इमरजेंसी का टाइम पीरियड देखा, ठीक है? तो इस चैप्टर में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी। इश्यूज़ भी देखे कि पॉवर्टी, डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम वेजेस, लाइवलीहुड, सोशल सिक्योरिटी, ये पॉलिटिकल एजेंडा बना कर के लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन लड़ती हैं। ठीक है? पीपल्स मूवमेंट भी देखा हमने। ओके, और स्टेट के जी किस तरीके से पीपल की मूवमेंट जो है लोगों की जो लोग आवाज उठाते हैं उससे स्टेट को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आती है। सिमिलर इशू देखा हमने जस्टिस का, डेमोक्रेसी का, जो कि लोग आवाज उठाते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, है ना? तो ये सारी चीजें भी समझी। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जो फ्यूचर क्या रहेगा डेमोक्रेसी का। तो हम इतना कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हमारे देश में रहेगी इंडिया में, और ये जो आगे जो चलता रहेगा वो चैप्टर में पढ़ा हमने भी, है ना? जो कि मेंशन है चैप्टर में। ओके, तो पार्टी पोजीशन 17 लोकसभा, अब तो 18 शुरू हो गई है ना? तो यहाँ पर ये चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है? तो बीजेपी की उस टाइम पर मेजॉरिटी थी, अब तो सीट्स कम हो गई हैं, है ना? तो दूसरी पार्टीज़ का भी कोएलिशन है। यहाँ पर आपकी बुक भी खत्म हो गई, चैप्टर भी खत्म हो गया, ओके? तो यहाँ पर देखो सारी पॉलिटिकल पार्टी की पोजीशन दी हुई 2004 से। यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में दिया हुआ है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करप्शन को चेक करते हैं, ठीक है? 1963 में इनको बनाया गया था। ओके, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो ये करप्शन को चेक करते हैं, जो भी करप्शन वगैरह ना हो देश में, तो इसका ध्यान रखते हैं ये, ठीक है? तो ये हो गया, और ये वोटिंग के बारे में दिया हुआ है, ठीक है? तो चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आपको लेक्चर कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।